हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जहां से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करने के साथ ही इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर से जुड़ जाते हैं। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ। और देखना है मेरा, मैं 12 ईयर से जो है लगातार जो है इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने मानव विज्ञान, जूलॉजी के और के साथ जो है इंटरव्यू फेस किया है, और 2007 2008 में। और मेरे द्वारा जो है कंपटीशन के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। ठीक है, मेरा कोड जो है UGM10 है। इसके साथ क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एडमिशन लीजिए, जिसको आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। देखिएगा, अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो चलाए जा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और देखिएगा, जो कोर्सेज हैं वह GS सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। दो फॉर्म में कोर्स है, एक प्लस कोर्स है, दूसरा आइकनिक कोर्स है। प्लस कोर्स जो है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए है। ठीक है, और मेरा कोड UGM10 के साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार आइकनिक कोर्स जो है GS का, वह 12 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और मेरा आपकी स्क्रीन पर इसका फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है, और मेरा कोड UGM10 के साथ आप इसको एडमिशन लेते हैं। UGM10 के साथ ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10% का बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए फीस जो है 5,000 है, वैसे 12 महीने के लिए 27,500 रुपये है। मेरा कोड जो है UGM10 के साथ, कि आप जैसे मैं यहाँ पे मानव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, तो आप लेते हैं तो आपको 10% का जो है क्या मिलता है, यहाँ पर बेनिफिट्स मिलता है। क्लियर चीज है ये। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अनअकैडमी के द्वारा PSC परीक्षा 2021 को टारगेट किया गया है, और बहुत सारे बाइलिंगुअल क्लासेस चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार 2022 और 2023 के लिए कंप्लीट GS कोर्सेज जो है अनअकैडमी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यह। ठीक है, यह जो योजना जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। और कोर्स के लिए कुछ ऑफर कोर्स जो चलाए जा रहे हैं स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, तो आप इसका फायदा उठाइए। USC CSE GS प्लस कोर्स, और प्लस के साथ जो है GS आइकनिक कोर्स जो है, आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप जल्द से जल्द क्या कीजिए, कोर्स में तुरंत एडमिशन लीजिए, और अपनी तैयारी को टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ जो है एक नई दिशा दीजिए। ठीक है, चलिए आज दोस्तों, स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आप लोगों के लिए, जैसे हमने हिस्ट्री का एक सीरीज चलाया है, उस सीरीज में जो है मैं वैदिक सभ्यता आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो है सारे कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स जो है इस क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। और यह जो है इम्पोर्टेंट फॉर UPSC प्री एग्जाम 2021, तो आप लोग बिल्कुल रिवाइज कीजिए, या अदर स्टेट PSC एग्जामिनेशन के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट्स मिलेंगे। जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को आप उसको क्या कर लोगे, बना लोगे। तो आप बने रहिए, और मेरा वीडियो जो है आप देखते रहिए। क्लियर चीजें ये। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में। तो देखिएगा, वैदिक सभ्यता की हम बात करते हैं, तो वैदिक सभ्यता जो शब्द आ रहा है, तो आप लोगों को मैं जब इतिहास पढ़ा रहा था, तो इतिहास के मैंने 3 कालक्रम बताए थे आप लोगों को। ठीक है, याद होगा। एक होता है प्रागैतिहास, दूसरा होता है, क्या बताइए, आद्य इतिहास। ठीक है, आद्य इतिहास होता है, और तीसरा जो था इतिहास था। ठीक है, तो इतिहास के कालक्रम में आपको मैं बताया था, जहां से हमको क्या मिलते हैं, लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं, और जिसको हम पढ़ने में क्या है, जिसको पढ़ा भी जा चुका है, जा रहा है, पढ़ने में हम सफल हैं। तो वह समय जो है, उस समय से हम क्या कहते हैं, यह इतिहास का पीरियड होता है। तो यहाँ से हमारा जो है ये लिखित इतिहास जो हमको मिला, तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को हम नहीं पढ़ पाए हैं, क्या लिखा गया स्क्रिप्ट, इसलिए वह किस में आता है, आद्य इतिहास में आता है। ठीक है, और यहाँ से हमको लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं जिसको हम पढ़ पाए हैं। और वैदिक सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको जानकारी का जो सोर्स है, प्राकृतिक साक्ष्य तो है, लेकिन साथ में क्या है, जो रिटर्न एविडेंस है वो क्या है, वेद हैं। और वेदों के माध्यम से हमको क्या मिल रहा है, इसकी सारी समस्त प्रकार की जानकारी मिल रही है। इसका ज्योग्राफिकल एरिया की जानकारी मिल रही है, इसका सामाजिक और
सांस्कृतिक पर्यावरण की जानकारी मिल रही है, इनकी अर्थव्यवस्था की जानकारी मिल रही है, इनके राजनीतिक परिदृश्य की जानकारी मिल रही है। तो इसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है क्या है, वह वेद है। इसलिए इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्लियर चीज है ये। वैदिक सभ्यता को हम कालक्रम में दो भागों में बांटते हैं। वैदिक सभ्यता को हम क्या कर रहे हैं, दो भागों। वैदिक सभ्यता का अगर पूरा ये देखते हैं तो ये 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय है वह वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ऋग वेद काल का समय होता है, और ठीक दूसरा होता है पोस्ट ऋग वेदा पीरियड होता है, या उसको हम हिंदी में उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्लियर चीज है ये। तो हम दो भागों में इसको बांट कर पढ़ेंगे। एक होता है ऋग्वेद काल, जिसका समय जो है वह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का है, और दूसरा जो है उत्तर वैदिक का है, जो उसका समय जो है 1000 बीसी से लेकर क्या है 600 या 600 बीसी के आसपास होता है। क्लियर चीज है ये। तो इस संदर्भ में जो है हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ेंगे। क्लियर है चीजें। तो इससे पहले मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोग इससे पहले भी इतिहास पढ़े होंगे, एनसीईआरटी को आप लोग फॉलो कीजिएगा। और किसी भी, पहले लोग बोलते हैं यार एनसीईआरटी में फैक्ट है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एंशिएंट इंडिया और मिडिएवल इंडिया के लिए जो है एनसीईआरटी जो है वह बेस्ट बुक है। तो एनसीईआरटी को ही आधार बनाकर आप उसको पढ़िएगा। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरा क्लास अगर इतिहास से आप देखते हैं तो आप सारे क्वेश्चन जो है आपको, लगभग क्वेश्चन जो है आपके फ्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, आपका पूरा जीएस जो है इसके माध्यम से कवर करेगा। देखिएगा, हम बात करते हैं ऋग्वेद काल की बात करते हैं, तो ऋग्वेद काल के जो लोग थे वो क्या कहलाते हैं, अपने आप को आर्य कहते हैं ना। तो आर्य जो शब्द है यह एक रेशियल क्लासिफिकेशन नहीं है, यह प्रजातीय वर्गीकरण नहीं है। आर्य का मतलब होता है वो समूह की भाषा बोलने वाले लोगों को का कहा गया, आर्य कहा गया। जो किस प्रकार के भाषा बोल रहे हैं, आर्य समूह की भाषा बोलते थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हमको साक्ष्य मिल रहे हैं कि आर्य भाषा परिवार के लोग कबीलों में जो है एक जगह से दूसरी जगह पे गए, और उनमें से जो संस्कृत बोलने वाले जो शब्द हैं, संस्कृत भाषा बोलने वाले जो आर्य का एक झुंड था, एक कबीला था, वह जो है सप्त सिंधु प्रदेश पर आकर बसा, और वहीं से बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को रिप्लेस किया। जैसे पढ़े ना, बाहरी आक्रमण का सिंधु घाटी सभ्यता रिप्लेस हुआ। उसका एक और कारण हो सकता है कि बाहर से यही आ रहे लोग हैं, अलग अलग समय पर क्या किए, कोई ईरान से आया, कोई कहाँ से आया, कोई यूरोप से आया। तो सब विद्वानों के तो है अपने अलग अलग मत हैं। क्लियर चीज है ये। तो कुछ विद्वान को मैं आप लोगों को एक सिंपल फॉर्म में लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो कुछ विद्वान जो बोलते हैं यह यूरेशिया के निवासी थे, और जो क्या कहते हैं संस्कृत आर्य भाषा परिवार की बोली बोलते थे, और यहाँ पर झुंड या कबीले के रूप में आए, और सप्त सिंधु प्रदेश पर आकर आकर बसे। उनमें जो है विलियम जोन्स जो है प्रमुख इतिहासकार हैं। यह संस्कृत और यूरोपीय भाषा मतलब लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज के आधार पर आर्यों को जो है यूरोप का निवासी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे देश के जो बाल गंगाधर तिलक हैं, वह क्या करते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, और उन्होंने बताया कि जो आर्यंस हैं वह जो है उत्तरी ध्रुव से की तरफ से भारत में आए थे। ठीक है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का इस पक्ष में मानना अलग है। आर्य और कहीं से नहीं आए थे। आर्य जो है वह मूलतः जो है वह भारत के ही थे, और तिब्बत के प्रदेशों से वो आए, और इस शीर्षक का खोज करते हुए कहाँ पहुंचे, वह सिंधु घाटी सभ्यता या सप्त सिंधु प्रदेश पर आकर क्या बसे, मतलब यह तिब्बत के लोग ही थे और कहीं के नहीं थे, ये भारतीय ही थे जो तिब्बत में रहते थे और तिब्बत से यहाँ पर आए थे। इसका सपोर्ट जो है कौन कर रहा है, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग विद्वानों के द्वारा, जिसमें एक मैक्स मुलर हैं, यह बोलते हैं आर्यों का जो ये मध्य एशिया से है, कोई ईरान से आया, कोई इराक से आया। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग कबीले के फॉर्म में कहाँ आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। तो इसको सपोर्ट करता है कौन, मध्य एशिया का, सीधा मध्य एशिया से आया, उसको मैक्स मुलर कहते हैं। और इनका जो है भाषाई समानता के आधार पर माने हैं ये। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा कहा गया ये जो सप्त सिंधु प्रदेश पर आकर जो बसने वाले लोग हैं वो कौन है, आर्य हैं। तो ये कहाँ से आए, तो कोई बोलता है यूरोप से आए, तो कोई बोलता है उत्तरी ध्रुव से आए, तो कोई बोलता है तिब्बत से आए हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कौन कहाँ से बोलता है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको आंसर इसका मिल जाएगा।
ठीक है। तो आर्य जो आए वो कहाँ से आए हैं? सप्त सिंधु प्रदेश से आए आर्य। और कहाँ आकर बसे हैं यह? सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे। और इस काल की देखिए, ऋग्वेद काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। और भारत में आर्यों का सर्वप्रथम आगमन जो है वह सप्त सिंधु प्रदेश में कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सात नदियों का क्षेत्र। और ये सात नदियां जो है सिंधु, कुंभा, शतुद्री, विपाशा, परुष्णी, और उसके ब्रैकेट में उसका आज क्या बोला जाता है, उसका नाम दिया है अस्किनी और वितस्ता। आदि नदियों का नाम यहाँ पर बार बार जो है ऋग्वेद में उसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख जो है सिंधु नदी का किया गया है, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती नदी को कहा गया है। क्लियर है? तो ये आर्य कहाँ से आ रहे हैं? यह आर्य जो अलग अलग क्षेत्रों से आए और सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे। ठीक है। और जो सप्त सिंधु प्रदेश की जो प्रमुख नदियां थी उनके नाम और आज उनको किन किन नामों से जाना जाता है वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चंस आते ही हैं। कॉलम मैच में क्वेश्चन आते हैं। शतुद्री देखिए, सतलज को शतुद्री कहा जाता है। चिनाब को जो है आप वाले क्या ऋग्वेद में अस्किनी के नाम से है, ब्यास विपाशा के नाम से है, काबुल जो है कुंभा के नाम से है। ठीक है। गंडक को सदा नीरा उत्तर वैदिक काल में कहा गया है। रावी को पुष्करनी रिवर कहा गया है। झेलम को वितस्ता रिवर कहा गया है। तो कहा गया है कि जो आर्य भारत में आए सबसे पहले कहाँ आकर बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। और वहां पर उन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। क्लियर चीज है ये? ठीक। ऋग्वेद में एक बार जो है गंगा का प्रयोग किया गया है और यमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है। और सबसे पवित्र नदी जो है किसको माना गया है? नदीतम कहा गया है, वह सरस्वती रिवर है, जिसको हम घग्गर नदी भी कहा जाता है। क्लियर चीज है ये? ठीक। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दिया। और यह जो सप्त सिंधु प्रदेश, यह जो है सप्त सिंधु प्रदेश है जहाँ पर आर्य बसे। और समय समय के साथ क्या हुआ? आर्यों का जो है इधर इस ओर क्या हुआ? विस्तार हुआ। और उत्तर वैदिक काल आते आते आर्य जो है इस एरिया तक फैल गए थे, मतलब विदर्भ एरिया तक जो है आर्यों का प्रचार प्रसार हो गया था। मतलब सिंधु, मतलब सप्त सिंधु प्रदेश से वह गंगा यमुना के पूरा दोआब क्षेत्र में फैल गए थे। यहाँ तक बिहार तक चले गए थे, इधर जो है विदर्भ तक चले गए थे। और यह पूरा क्षेत्र जो है क्या कहलाता था? यह आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। इसको आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक है। तो पूरा अगर बात करते हैं, आर्य जो है सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बस रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो गया इनका? उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर क्या हो रहा है? इनका विस्तार हो रहा है। और पूरे विस्तार को ये क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। यह पूरा जो विस्तार हम देख रहे हैं वह 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक एज का विस्तार है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। तो ब्रह्मावर्त भी कुछ समय ये ब्रह्मावर्त का कहा, फिर मध्य मध्यवर्ती देश कहा गया, लेकिन बाद में सब क्या कहा गया इसको? जो है आर्यावर्त कहा गया। इस संदर्भ में आप देख लीजिएगा। क्लियर चीज है ये? ठीक है। तो वैदिक ऋग्वेद में आर्यों की हमको क्या मिलती है? सबसे बड़ा जानकारी हमको मिलती है। ठीक है। ठीक। क्लियर चीज है ये? तो ऋग्वेद बाद में जो 3 वेदों की रचना की गई वह कहाँ से मिल रही है? वह उत्तर वैदिक काल में मिली। तो उत्तर वैदिक काल को हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है। आर्यों की हम राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं, तो सिंपल समरी देखते हैं। तो आर्य जो भारत में सबसे पहले आए तो वह किस में आए? कबीलों के रूप में आए। किस में आए वह? कबीलों के रूप में आए। तो पहले जो आर्य आए, कबीलों की संख्या जो है क्या थी? 5 थी, जिसको पंचजन्य कहा गया। क्या कहा गया? 5 जो प्रमुख कबीले थे उनको क्या कहा गया? पंचजन्य कहा गया। ठीक है। पंचजन्य कहा गया। और यही आगे चलकर कबीले जो हैं वह उनकी संख्या जो है ज्यादा हो जाती है, 10 हो जाती है। और आगे और चलते हैं तो 30 कबीले के रूप में वह परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आर्य जब आ रहे हैं भारत में तो 5 कबीले के रूप में आए। ठीक है। और आगे चलकर क्या हो रहा है? यह कबीला क्या हो रहा है? 10 कबीलों में बदल जाते हैं। और ऋग्वेद में जो है 2 प्रकार के युद्ध का जिक्र किया गया है।
ठीक है। एक युद्ध जो है आर्यों का अनार्यों के साथ, एक युद्ध क्या किया गया है, आर्य वर्सेस अनार्य, मतलब आर्यों का यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ युद्ध हुआ और यहाँ से उनको क्या कर लिया, खदेड़ दिया, और कुछ को उन्होंने दास बना लिया। दूसरा जो है आर्यों का आर्यों के साथ युद्ध किया गया की बात होती है, जिसको हम देख बोलते हैं 10 राजाओं का युद्ध कहते हैं, जिसमें एक तरफ एक कबीला था, बाकी 9 कबीले जो हैं एक तरफ था। एक तरफ जो कबीला था उसका नाम हुआ था भरत कबीला, ठीक है। और दूसरे तरफ जो कबीले थे उसमें पुरु कबीला था, ठीक है, प्रमुख जो है पुरु कबीला था, ठीक है। तो जो भरत कबीला का जो राजा था इस समय जब दशराज का युद्ध हुआ था, उसका नाम था सुदास, और सुदास ने सबको परास्त कर दिया। और यह युद्ध जो है दशराज का युद्ध जो है, यह जो है कहाँ लड़ा गया, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, मतलब रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। जो हम शुरुआत में जो 5 कबीले थे वो कौन कौन से थे, अनु था, द्राहु था, यदु था, तुर्वसु था, और पुरु कबीला था। क्लियर चीज है ये, जिनको हम पंचजन्य बोले ना, शुरुआत में जो कबीला है, फिर बाद में 10 कबीले, फिर आगे चलकर 30 कबीले, ऐसे कबीलों के में बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वह अनु थे, द्राहु था, यदु थे, तुर्वशी थे, और पुरु थे। बाद में ये 10 कबीले हो जाते हैं, और 10 कबीले जो हैं, बाकी 9 कबीले मिलकर 10 कबीलों का आपस में युद्ध होता है, जिसमें से एक कबीला था भरत कबीला, बाकी 9 कबीले के साथ युद्ध हुआ, ठीक है। और 9 कबीले में सबसे शक्तिशाली कबीला कौन था, पुरु कबीला था। क्लियर चीजें। तो इस प्रकार का हम आर्यों का एक राजनीतिक स्वरूप देख रहे हैं, ठीक है। ऋग्वेद में 2 प्रकार का युद्ध का जिक्र मिल रहा है, कौन कौन से युद्ध का, एक आर्यों का अनार्यों के साथ, दूसरा आर्यों के साथ, जिसमें दशराज का युद्ध प्रमुख है, जो परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। क्लियर चीजें। और जो विपरीत टीम था उसमें पुरु जो है वह सबसे शक्तिशाली कबीला था। क्लियर चीजें ये, ठीक। अब देखिएगा, वैदिक सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप से कुछ मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। ग्राम 20 जन शासन की इकाई थी। ग्राम संभवतः कई परिवारों का होता था, ठीक है। ये ऋग्वेद के संदर्भ में कुछ कहानियां हैं जिसको हम पढ़ते हैं, तो पहले हम राजनीतिक परिदृश्य से पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम देखते हैं आर्यों का जो जीवन है वह कैसा था, कबीलाई था। एक परिवार के लोग एक साथ निवास करते थे, जिसे क्या कहते थे, परिवार कहा जाता था, ठीक है। इस परिवार को कुल कहा गया, और कुल का जो प्रमुख था वह कुलप कहलाता था या कुलपति कहलाता था, ठीक है। क्लियर चीज है ये। और यह कुलप कहला रहा है। बहुत से कुल मिलकर क्या करते थे, गांव का निर्माण करते थे, और गांव का जो हेड होता था वह ग्रामीणी कहला, ये पॉलिटिकल उसका ऑर्गेनाइजेशन है। कुलप, ग्रामीणी, और अनेक गांव मिलकर जो है क्या बनाते थे, विष बनाते थे। और विष का जो मुखिया होता था वह विषपति कहलाता था, ठीक है। इसी प्रकार अनेक विष मिलकर क्या बना रहे हैं, जन बना रहे हैं, जो कबीला होता था। और जन का जो प्रमुख है वो कौन होता था, राजन होता था। क्लियर चीज है ये। तो एक कबीले का प्रमुख कौन हो रहा है, राजन हो रहा है। राजन से छोटे इकाई जो थी वो विष था, कबीले छोटी का विष था, जिसका प्रमुख कौन है, विस्पति है। विस्पति से छोटा गांव का इकाई है, जिसका प्रमुख कौन है, ग्रामीणी है। और परिवार की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम परिवार कहते हैं, कुल कहते हैं, इसका प्रमुख कौन था, कुल था, ठीक है। अब देखिएगा, कबीले का जो प्रमुख राजा होता था, या जिसको हम राजन बोल रहे हैं, ठीक है, या कबीले को हम जन कहते थे, उसका हेड कौन हो रहा है, राजन हो रहा है। राजन का जो है वह चुनाव होता था। यह जो है गांव के सभी, तो कबीले के सभी सदस्य जो लोग हैं वह एक जगह बैठकर अपने में से सबसे जो योग्य पुरुषार्थी आदमी होता था उसको क्या बना दिया जाता था, राजा बना दिया था, राजन कहा जाता था। तो उस सभी कबीलों के सभी सदस्यों को मिलकर क्या बनती थी, समिति बनती थी। तो समिति के सदस्यों के द्वारा ही क्या हो रहा है, राजा का चुनाव किया जाता था, और जिसकी कार्यकाल था पशुओं की सुरक्षा करना, युद्ध में नेतृत्व करना, न्याय करना इत्यादि। और राजा का चुनाव होता था यहाँ पर, मतलब राजा का पद जो है यहाँ पर अनुवांशिक नहीं था। आप लोग याद रखिएगा। क्लियर चीज है ये।
ठीक। दूसरा जो महत्वपूर्ण इकाई थी समिति के अलावा वह थी सभा। जब राजा को सेलेक्ट कर लिया चुन लिया जाता था तो राजा अपने प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए कबीले में से ही वो अपने कुछ योग्य व्यक्तियों का चयन करता था, जिसे हम मंत्री परिषद कह सकते हैं, मतलब सभा का गठन करता था। क्लियर चीज है ये। वो सभा कहलाती थी। ठीक है। समिति में कबीले के सभी लोग शामिल होते थे और यह संस्था जो क्या करती थी, राजा का चुनाव करती थी। विधत जो है यह आर्यों की सबसे प्राचीनतम परिषद थी, जो है वह धर्म और सैन्य से संबंधित जो है कार्य यह करती थी। ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें प्रमुख अधिकारी होते थे, पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे, ग्रामीणी होते थे और बाजपति होते थे, जो चरागाह का अधिकारी होता था। क्योंकि ऋग्वेद काल का जो प्रमुख व्यवसाय है वह था पशुपालन। ठीक है। उस समय कर संग्रहण करने का कोई अधिकारी नहीं होता था। लोग जो हैं राजा को स्वेच्छा से अपना अंश देते थे, जिसको बलि कहलाता था, बलि कहा जाता था। क्लियर चीज है ये। तो ये आर्यों के संदर्भ में क्या हो रही, कुछ राजनीतिक बात हमने पढ़ा। कब आर्यों का परिवार, कुल, कुल से गांव, गांव से विष, विष से कबीला या जन, राजा, सभा, समिति, विधत और उसके प्रमुख अधिकारी कर्मचारी हमने पढ़े। और इससे रिलेटेड कुछ हम फैक्ट्स देखते हैं। ठीक है। दशराज का युद्ध जो है प्रत्येक पक्ष में आर्य लड़ा गया और इसकी जानकारी जो है हमको 10वें मंडल में मिलती है। दशराज का युद्ध जो है परशुनी नदी के किनारे लड़ा गया और जो जीता हुआ भरत का कबीला था, जिसका राजा का नाम था सुदास। ठीक है। और देखिएगा ऋग्वेद में 5 कबीलों का वर्ग मिलता है। आपको पहले बता चुका हूँ। भौगोलिक विस्तार के दौरान आर्यों को भारत के मूल निवासी जिन्हें उन्होंने अनार्य कहा, जो आर्य भाषा नहीं बोलते थे, उनके साथ उनको संघर्ष करना पड़ा। आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ऋग्वेद में 2 प्रकार के युद्ध का जिक्र किया गया है। एक आर्यों के साथ, दूसरा आर्यों का अनार्यों के साथ। क्लियर चीज है ये। ऋग्वेद काल में महिलाओं भी राजनीति में भाग लेती थी। उन्हें सभा और विधत और परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। सभा श्रेष्ठ और अभिजात लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति राजा की नियुक्ति करता था, उससे वो हटा भी सकता था। ठीक है। वैदिक काल में न्यायाधीशों को प्रश्न विनायक कहा जाता था और विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। क्लियर चीजें। ऋग्वेद में तत्कालिक न्याय व्यवस्था के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती, संभवतः राजा ही और पुरोहित जो है न्याय करते थे। क्लियर चीजें ये इनकी राजनीतिक व्यवस्था हो रही है। ऋग्वेद काल की हम सामाजिक व्यवस्था पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में सामाजिक व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं तो देखते हैं ऋग्वेद काल का जो सामाजिक व्यवस्था बोल रहे हैं, तो आर्यों का समाज जो है पितृसत्तात्मक था। ठीक है। परिवार में पिता का महत्वपूर्ण स्थान था। सभी लोग जो है परिवार में वह पिता की बात को मानते थे। संयुक्त परिवार का प्रचलन था। ठीक है। संयुक्त परिवार का क्या था, प्रचलन था। ठीक है। परिवार भले ही पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं को भी उचित सम्मान दिया जाता था। महिलाएं भी शिक्षित होती थी। ऋग्वेद काल में कुछ महिलाओं को है वह ऋषि का दर्जा था, जिसे हम विदुषी महिलाएं कहते हैं, जिसमें है अपाला, घोषा, ठीक है, विश्वारा और सिकता का नाम जो है प्रमुख रूप से आता है। ठीक है। तो महिलाएं भी बहुत शिक्षित होती थी और महिलाओं को जो है ऋषि का दर्जा प्राप्त था। ठीक है। मतलब वह शिक्षा प्राप्त कर ऋषि को आज ऋषि का मतलब उपाधि मतलब वह पीएचडी डॉक्टरेट हो जाती थी। ठीक है। तभी तो ऐसे महिलाओं को विदुषी महिला या ऋषि का दर्जा था, जिसमें अपाला, घोषा, विश्वारा, सिक्ता का नाम प्रमुखता से आता है। ठीक है। ऋग्वेद में समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, एक था आर्य का, दूसरा अनार्यों का था। ठीक है। किंतु बाद में जो है 4 वर्ण व्यवस्था हमको देखने को मिलता है। ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में इस बात का जिक्र किया गया है कि समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो यह आधार था वह क्या था,
कर्म प्रधान था, कर्म था, अभी जन्म मूलक नहीं हुई थी वर्ण व्यवस्था, यह कर्म मूलक अर्ध व्यवस्था थी, क्लियर, वर्ण व्यवस्था थी। विवाह के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था। अंतर जातीय विवाह प्रचलित था, लेकिन बाल विवाह निषेध था। विधवा विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है। पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्रियां जो है नियोग प्रथा स्वीकार कर सकती थी, और जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। सती प्रथा और प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है। परिवार जो है पितृसत्तात्मक था, पिता संपूर्ण परिवार भूमि का संपत्ति का अधिकारी होता था। ठीक है। आर्यों में सूती के वस्त्र, ऊनी के वस्त्र और मृग चर्म के वस्त्र पहनते थे। ऋग्वेद में काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है। आर्य मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। क्लियर चीज है ये। ठीक। तो ऋग्वेद में यह जिक्र मिला, देखिएगा वर्ण व्यवस्था कैसा था, वह कर्म मूलक था। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ पत्थर की चक्की चलाती है। ठीक है। तो ऐसी बातों को दिखा जाता है कि ऋग्वेद क्या है, उसका वर्ण व्यवस्था जो है वह क्या था, वह जन्म मूलक नहीं था, वह कर्म मूलक था। ठीक है। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस समय बाल विवाह भी नहीं होते थे। स्त्रियों की स्थिति जो है सम्मानजनक थी। नियोग प्रथा का प्रचलन था। इन सब चीजों को आप देख लीजिए, पढ़िए चीजों को। ठीक है। बार बार इस चीज को दिख रहा हूँ जिससे आप लोग क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। क्लियर चीज है ये। ठीक। अब आर्थिक दशा की हम बात करते हैं, तो ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, पशुपालक था। और गाय जो है वह सबसे महत्वपूर्ण पशु थी। गाय क्या थी, वह सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है पशु थी। और अधिकतर युद्ध जो है वह गायों के लिए लड़े जाते थे। जिनके पास जितनी गायें वह उतना समृद्ध होता था। कृषि जो है वह द्वितीय व्यवसाय था। मुख्य उपज जौ थी, जिसे यव शब्द का प्रयोग किया गया है। और संभवतः यह इसका प्रयोग जो है अनाज के लिए ही किया गया है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख है, तो मतलब यह शब्द जो है अन्न का पर्यायवाची शब्द के रूप में योग किया जाता था। ठीक है। ऋग्वेद में जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। निष्क जो है वह स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयुक्त किया था, जो विनिमय हेतु प्रयुक्त होता था। बाद में यह निष्क जो है सिक्के के लिए प्रयोग होने लगा। ठीक है। और मना जो है वह तौल की इकाई थी। क्लियर चीजें। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को और के साधन हो सकते हैं। इसके अलावा जो है देखिए, कृषि भी अर्थव्यवस्था का आधार था। मेन आधार तो फर्स्ट आधार पशुपालन था, और यह गाय को पशु बना के रूप में प्रमुखता दी जाती। दूसरा व्यवसाय था कृषि था। इसके अलावा जो है व्यापार और वाणिज्य के भी हमको प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है। व्यवसाय और उद्योग में देखेंगे, ऋग्वेद में बढ़ई, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि कारीगरों का उल्लेख किया गया है। तांबे और कांसे के अर्थ में आयस का प्रयोग किया गया है, जो धातु कर्म उद्योग से संबंधित था। ऋग्वेद में वैद्य के लिए विषक शब्द का प्रयोग मिलता है। करघा को तसर कहा जाता था। बढ़ई के लिए जो है तसण शब्द का उपयोग मिलता है। मिट्टी के बर्तन बनाने का भी व्यवसाय प्रसिद्ध था। क्लियर चीज है ये। तो ये जो है आर्यों का क्या है, आर्थिक जीवन संबंधित है। क्लियर है। और ठीक है, क्या है, उनके आर्थिक जीवन को समर्पित करता है। ठीक है। इन चीजों को आप देख लीजिएगा। ठीक है। और इसमें बोलते हैं जाति प्रथा का विकास नहीं हुआ था। ठीक है। लेकिन जो है, जो वहाँ पे आर्य, जिसको अनार्य कहते थे, उनको वह क्या करते थे, दास बनाए जाने का हमको एविडेंस मिलता है। क्लियर चीज है ये बातें आप याद रख लीजिएगा। आर्यों का आर्थिक जीवन हो गया। ऋग्वेदिक धर्म की हम बात करते हैं, तो ऋग्वेद में धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, वह व्यावसायिक और उपयोगितावादी स्वरूप था।
ठीक है। आर्यों का धर्म जो है वह बहुदेववादी था, प्रकृति पूजक थे, और पूरे ऋग्वेद में देवी देवताओं को 33 प्रकार के देवी देवता बताए गए हैं, और इनको जो है तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनको तीन श्रेणियां बताई गई हैं: अंतरिक्ष का देवता, दूसरा जो है आकाश का देवता, और तीसरा जो है पृथ्वी का देवता। और इन सब मिलाकर जो है 33 प्रकार के देवी देवताओं का हमको जिक्र मिलता है। ठीक है। इस समय जो है विभूषण ऋग्वेद काल में जो है वह पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में वह शूद्रों के देवता बन गए। ठीक है। ऋग्वेद काल में जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का उल्लेख भी किया गया है। और गायत्री मंत्र सूर्य से संबंधित देवी सावित्री देवी को समर्पित है। इसका उल्लेख जो है हमको ऋग्वेद में मिलता है। क्लियर चीज है ये। ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता था वह इंद्र था। दूसरा जो प्रमुख देवता था वह अग्नि था। और तीसरा जो प्रमुख देवता था वह वरुण था। कौन था? वरुण था। ठीक है। अन्य देवताओं में सोम, मरुत प्रसिद्ध थे। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। यह सावित्री की स्तुति से क्या है? संबंधित है। क्लियर चीज है ये। ऋग्वेद में इंद्र का लगभग 250 सूक्तों में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। 250 में इंद्र का, तो सबसे सर्वशाली प्रमुख देवता कौन? इंद्र हो। दूसरा, 200 सूक्तों का प्रयोग जो है वह अग्नि के लिए किया गया है। ठीक है। और तीसरा जो प्रमुख स्थान था वह वरुण का है। ऋग्वेद में मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। क्लियर चीजें। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। ऋग्वेद का यह धर्म था। ठीक है। ऋग्वेद में जो 33 प्रकार के जो देवता है, कोटि 33, कोटि का मतलब जो 33 करोड़ नहीं होता, 33 प्रकार, कोटि का मतलब प्रकार होता है। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। 33 करोड़ और 33 देवताओं को जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था: अंतरिक्ष का देवता, आकाश के देवता, और पृथ्वी का देवता। क्लियर है। और इंद्र जो है अंतरिक्ष का देवता था। क्लियर है चीजें। और इस समय का सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र था। ठीक। आप लोगों को समझ में आया ये चीजें? ठीक है। आर्यों के राजा दिवोदास ने, अदर फैक्ट में लिखिएगा, अनार्य तस्यु राज संबर को परास्त कर दिया। दशराज का युद्ध जो है, 10 राजाओं का युद्ध परसुनी रावी नदी के तट पर हुआ। इनमें से एक सुदास और दूसरी 10 राजा थे, इसलिए इसको 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। क्लियर चीजें ये। ठीक। यह जो है वैदिक काल से संबंधित चीजें आपने पढ़ा। आपने आर्यों का ज्योग्राफिकल एरिया देखा। आर्य कहाँ आए? तो आर्य जो है सप्त सिंधु प्रदेश पर आकर बसे हैं। ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश पर आके बसे हैं। मोस्टली जो 7 नदियां हैं, और यही सप्त सिंधु प्रदेश से आर्यों का विस्तार जो है वह गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र विदर्भ तक होते चला गया। और यह पूरा क्षेत्र जो है क्या कहने लगा? उत्तर वैदिक काल आते आते आर्यावर्त कहलाने लगा। ठीक है। तो ये हमने ऋग्वेद काल के संदर्भ में जो है सारी व्यवस्था को हमने पढ़ा। अगला जो प्रमुख चरण है वह पोस्ट ऋग्वेदा पीरियड, या उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में क्या है? उत्तर वैदिक काल लगभग जो है 1000 से लगभग 600 ईसा पूर्व के बीच का समय है। उत्तर वैदिक काल के इतिहास जो है हमको जानकारी जो है वैदिक साहित्य जो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, जो अन्य तीन जो वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और उपनिषद इत्यादियों से हमको मिलता है। क्लियर चीज है ये। तो इस समय जो लिखे गए इसको हम यहाँ पर जानकारी के हमको स्रोत है। क्लियर चीज है ये। इस काल की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? तो देखिएगा, इस काल में आर्यों का संपूर्ण उत्तर भारत में प्रसार प्रसार हो गया। ठीक है। यह गंगा यमुना के द्वाब और विदर्भ तक का जो एरिया है वो आर्यों के अधीन आ गया। कबीलों के अब क्या हो रहा है? कबीले जो हैं वह एक दूसरे में क्या हो रहा है? मर्ज हो रहे हैं। एक दो तीन कबीला मिलकर जो है वह बड़ा कबीला बना रहा है, बड़ा समूह बना रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनपद कहा जाता था। ठीक है। तो कबीला क्या कर रहे हैं? आपस में मिलकर अपनी शक्तियों में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। इस काल में दो प्रमुख कबीले जो शक्तिशाली थे, भरत और पुरु कबीला जो है मिलकर बना दिए, जिसका नाम क्या था? कुरु कबीला। और कुरुक्षेत्र की लड़ाई और महाभारत का जो लड़ाई है, यह कुरु कबीले या कुरु
राजवंश के मध्य ही की लड़ाई माना गया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यही कबीला दूसरे कबीला में क्या अपनी शक्ति को वृद्धि करने के लिए, ज्यादा ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। ठीक है, अब जब कबीला मर्ज हो रहा है तो सभी राजा जो है अपने से एक सर्वोच्च राजा की क्या करेंगे, अधीनता को स्वीकार करेंगे, और जिससे उस राजा की शक्तियां जो है, जो प्रमुख राजा है उसकी शक्तियां क्या हो जाएंगी, वह बढ़ जाएंगी, और राजा का पद जो है क्या हो रहा है, शक्तिशाली होता चला जा रहा है। अब राजन जो है वह क्या कहला रहा है, सम्राट कहला रहा है, महाराज कहला रहा है, चक्रवर्ती हो रहा है, ऐसे ऐसे जो है टाइटल्स वह धारण कर रहा है। अब राजा का पद क्या हो रहा है, वंशानुगत हो जा रहा है। अब राजा का ही परिवार से ही क्या बन रहे हैं, राजा बन रहे हैं। उसकी शक्तियों में क्या हो रही है, वृद्धि होने लग जा रही है। राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई, और वह क्या करता है, वह बात ये बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करता है। धार्मिक कर्म कांडों की प्रधानता इस काल में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाना प्रकार के यज्ञ की हमको जानकारी मिलती है, जिसमें वास्तविक यज्ञ, राजयज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ प्रमुख है। ठीक है, अब राजा का चुनाव, अब राजा वंशानुगत हो रहा है, इसलिए समिति जो है क्या हो गई, वह गौण हो जाती है। सभा सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, राजा के अधिकारी शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है प्रमुख लक्षण हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर चीज है ये। तो सामाजिक व्यवस्था कैसा है, उत्तर वैदिक काल में समाज जो है स्पष्ट रूप से चार वर्णों में विभक्त हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उत्तर वैदिक में यह क्या हो जाता है, बाद में यह जन्म मूलक हो जाता है, मतलब यह वर्ण व्यवस्था जो है वह जन्म मूलक हो जाता है। अब जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म हुआ है वह आजीवन जो है उसी का मत सदस्य बने रहता है। ठीक है, ब्राह्मणों ने समाज में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी इस समय। क्षत्रियों ने योद्धा वर्ग का प्रतिनिधित्व किया, इन्हें जनता का रक्षक माना गया। राजा का चुनाव नहीं किया जाता था, अब क्या हो गया, वह वंशानुगत हो गया। ठीक है, क्लियर चीज है ये, समाज चार वर्णों में बढ़ रहा है। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति जो है वह धीरे धीरे निम्न होने लगी, उन्हें सभा विसर्ग में उनको सम्मान नहीं दिया गया, बाद में उन्हें यज्ञ का अधिकार को भी छीन लिया गया, और कुछ स्त्रियों को शिक्षा की व्यवस्था जो थी गुरुकुल जा सकती थी, अब उनको शिक्षा की व्यवस्था अब घर में ही की जाने लगी। क्लियर चीज है ये। ठीक, फिर समाज जो है अभी भी पितृसत्तात्मक था, स्वामी पिता ही था। ठीक है, स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र स्थापित हो चुका था, गोत्र शब्द का अर्थ आ चुका था। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में केवल जो है आश्रम व्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। यहाँ पर आश्रम व्यवस्था जो है क्या है, वह स्थापित हो चुका था। मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष मानकर जो है 25-25 साल का क्या किया गया, आश्रम व्यवस्थाएं निश्चित कर दी गई। और चौथा जो आश्रम व्यवस्था है जब वह बाद में बना, शुरुआत में केवल 3 ही आश्रम व्यवस्था थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। बाद में जो है वह संन्यास आश्रम जो बाद में जोड़ा गया। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जो है वह जवाली उपनिषद से मिलता है। पॉइंट बी नोटेड, या किसी स्टेट पीएससी की क्वेश्चन में आया है। जवाली उपनिषद में सबसे पहले जो है क्या मिलता है, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का धर्म का प्रमुख आधार यज्ञ था, जीवन वह कर्मकांडी हो गया था। देवताओं को खुश करने के लिए राजा जो है नाना प्रकार के यज्ञ करना चला गया, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, स्तुति और आराधना को ज्यादा महत्व दिया गया था। वैदिक मंत्रोच्चारण पर ज्यादा महत्व दिया गया था, पूरा मंत्र विद्या और अनुष्ठान पर आधारित हो गया था। उपनिषद में यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की गई है, लेकिन ये उस समय जो है यज्ञ और कर्म कांडों की ज्यादा प्रधानता थी। बाद में जो बात में जो है वह पशु हत्या बलि, पशुओं की बलि दी जाती थी, और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे, और जिसमें बिलीव था कि उनकी शक्तियां इसमें, जैसे राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है तो कर्मकांड किए जा रहे हैं, राजा को युद्ध जीतना है तो कर्मकांड किए जा रहे हैं। ठीक है, इस काल का जो
ऋग्वेद काल के जो देवता थे, इंद्र है, अग्नि है, वायु है, अब महत्वहीन हो गए। इसके स्थान पर प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने स्थान ले लिया। ठीक है, प्रजापति को सर्वोच्च देवता माना गया और जबकि परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता माना गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही वसुदेव संप्रदाय और 6 दर्शन का विकास हो गया। उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रादुर्भाव हो चुका था। क्लियर चीज है ये। ठीक, स्त्रियों की स्थिति में क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। यज्ञों और सभा और समितियों में उनमें भाग देने से प्रतिबंधित किया गया। विवाह के 8 प्रकार थे, ब्रह्म विवाह, प्रजातत्व विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह सबको मान्यता किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति और धर्म देखते हैं। सृष्टि के निर्माता के रूप में प्रजापति का स्थान जो है महत्वपूर्ण हो गया। विष्णु पालक संरक्षक देवता हो गए, रुद्र जो है पशुओं के देवता हो गए। मूर्ति पूजा के आरंभ के भी प्रमाण हमको उत्तर वैदिक काल में मिल रहा है। धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान जो है इस संस्कृति की मेरुदंड थी। यज्ञ में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। अनार्य मान्यताओं को भी आर्य संस्कृति में शामिल किया गया, जिसका जो है अथर्ववेद में इससे जानकारी हमको मिल रही है। क्लियर चीज है ये। अब देखेंगे आर्थिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो इस काल की अर्थव्यवस्था का प्रमुख जो स्रोत है वह कृषि हो गया था, क्योंकि गंगा यमुना के पूरा दोआब क्षेत्र में वो काट लकड़ियों मतलब फिर जंगलों को साफ कर वह कृषि योग्य भूमि बना दिए गए थे। क्योंकि इस समय जो है लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास जो है हमको जो है लोहे के उपयोग के प्रमाण हमको मिलते हैं। लोहा जो है प्रमुख धातु जो था, कृष्ण एस जिसको कहा जाता था, उसका आविष्कार हो चुका था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो पेंटिंग है वह PGW पेंटेड ग्रेवेयर का प्रयोग होता था। आर्यों का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो है वह अगस्त्य ऋषि को जाता है। ठीक है, इस समय लोहे का ज्ञान आर्यों को हुआ और अथर्ववेद में लोहे को श्याम या कृष्ण आयस के रूप में जाना गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो पोएट्री था वो किस पर बन रहा था, PGW टेक्नोलॉजी पर बन रहा था। आर्यों का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किसने किया, अगस्त्य ऋषि ने किया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में लौह जो है का आविष्कार हो चुका था, जिसको हम किरण अयस्क कहते थे। इसका पहली बार जो उपयोग का प्रमाण जो है हमको अंतरंजी खेड़ा से मिला है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या हो गया, पहली बताया कृषि हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाएं, जुताई, बुनाई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख मिला है। और अथर्ववेद के पृथुवैन्य को हल और कृषि का आविष्कारक माना गया है। पॉइंट बी नोटेड, स्टेट PSC जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पशुपालन का महत्व कायम था, लेकिन अब यह द्वितीय व्यवसाय हो चुका था। ठीक है, यव गौ व्रीहि माड़ मृदंग गोधूम मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जीवन में स्थिरता आने के बाद वाणिज्य और व्यापार का यहाँ पर तीव्र विकास हो रहा है। खेती का उत्पादन बढ़ गया। इस काल में आर्य जो है समुद्रों के माध्यम से जो है व्यापार कार्य किया करते थे। उत्तर वैदिक काल में जो है मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, फिर भी सामान्य लेन देन में व्यापार में वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद मुद्रा के यह टाइप थे, प्रकार थे। क्लियर चीजें, तो ये उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आप लोगों को मैं कुछ तथ्य और फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इस काल में जो है 3 वेदों की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की भी रचना हुई। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन साहित्य में इसको। ठीक है, चित्रित भूषण मृदभान उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता थी। बार बार कर रहा हूँ, आप लोग याद हो रहा होगा। ठीक है, लोहे के प्रयोग ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में क्रांति पैदा कर दिया। ठीक है, और आर्यों का विस्तार जो है ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में हो गया। ठीक है,
उत्तर वैदिक कालीन का मुख्य केंद्र जो है मध्य प्रदेश था, जिसका प्रचार जो है सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब क्षेत्र तक था। विधि माधव कथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो आर्यों के गंगा नदी के पूर्व की ओर विस्तार का प्रतीक है। ठीक है, विधेत माधव राजा को दैवीय शक्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण से हमको मिलता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हो गई, और राजा का पद जो है क्या हो गया, आनुवांशिक हो गया। ठीक है, इस काल में राजा का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज इत्यादि नामों से जाना जाने लगा। पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। राष्ट्र शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में ही किया गया है। याद रख लीजिएगा, राष्ट्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में किया गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। उत्तर वैदिक काल में संस्थाएं, सभा और समिति का अस्तित्व कायम था, बट जो है सभा जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। ठीक है, सभा में महिलाओं के प्रवेश को निषेध कर दिया गया। ठीक, ये जो है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में हमने सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और धर्म और राजनीतिक व्यवस्था को हमने पढ़ा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो संदर्भ है समय का, वह 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व का है। उत्तर वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी लोहे के लोहे के धातु का उपयोग। ठीक है, अब देखते हैं वैदिक कालीन जो प्रमुख साहित्य लिखे गए हैं, उत्तर वैदिक और एक वैदिक काल दोनों मिलाकर हम बात करते हैं, इसको एक साथ हम पढ़ लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। वैदिक कालीन साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक श्रुति है, दूसरा स्मृति है। चारों वेद जो है वह श्रुति में आते हैं, जबकि पुराण और महाकाव्य जो है वह स्मृति के अंदर लिखे गए हैं। वेदों को अपरुषवय का भी माना जाता है। तो चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ऋग्वेद काल में लिखा गया था। इसमें 10 अध्याय हैं, मंडल हैं। यह देवी देवताओं की स्तुति से समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम को वर्णित करता है। ठीक है, और बाकी के जो 3 वेद हैं यह उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। सामवेद जो है गायन के प्रयोजन से ऋग्वेद मंत्रों को यहाँ पर सूर में ढाला गया है। पद्य में रचा गया है, संगीत और का संबंधित ग्रंथ है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी क्या चल रहा है? विधि विधानों का पता चल रहा है। यज्ञ के मंत्रों को यजुष कहा जाता है और इसमें याज्ञिक कर्म कांडों का वर्णन है। ठीक है, ऊपर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है वेद त्रयी भी कहा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अथर्ववेद जो है अंतिम वेद है और इसमें अनार्य की मान्यताओं को भी इसमें शामिल किया गया, जैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण इत्यादि को, अनार्य मान्यताओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, प्रत्येक वेद, अब 4 वेद हो गए हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? संहिता होता है, ब्राह्मण होता है, आरण्यक होता है और उपनिषद होता है। ठीक है, तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। इसके मूल विषय क्या है? दर्शन है। ठीक है, छंदोग्य और बृहदारण्य उपनिषद गद्य में लिखे प्राचीन उपनिषद हैं।
कठ और श्वेतांबर उपनिषद पद्य में लिखे गए प्राचीनतम उपनिषद हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद में मृत्यु के रहस्य संबंधी आध्यात्मिक चर्चा की गई है। याद रखेंगे, कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद में मृत्यु के रहस्य संबंधी आध्यात्मिक चर्चा की गई है। सत्यमेव जयते जो है वह मुंडोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। क्लियर चीज है ये? ठीक है। वेदों की विषय वस्तु क्या है? देखिए, ऋग्वेद श्रोत और प्रार्थनाएं है, सामवेद संगीतमय है, यजुर्वेद श्रोत और कर्मकांड है, और अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। ठीक है। ऋग्वेद में यज्ञ के दौरान देवी देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है, सामवेद में ऋचाओं का गायन करना है, अथर्ववेद जो है वह निरीक्षण करता है। ठीक है। तो ये संदर्भ आप देख लीजिएगा, आप लोगों के संदर्भ में नया फैक्ट होगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है। स्टेट पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है। वेदों के का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है? वेदांग की रचना की गई है। वेदों का सही ज्ञान प्राप्त हो सके इसके लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। पहला है शिक्षा, दूसरा है छंद, तीसरा है निरुक्त। यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है। तो क्या है? वेदांग के वेदों का सही प्रकार से, वेदों का सही प्रकार से ज्ञान हो सके इसके लिए जो है वेदांग की रचना की गई है। ठीक है। तो शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण। तो प्रमुख ग्रंथ व्याकरण की कौन है? पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वह प्रमुख ग्रंथ है, और पतंजलि का महाभाष्य। ठीक है। तो व्याकरण के संदर्भ में पाणिनि और पतंजलि को आप ध्यान रहिएगा। ठीक है। पतंजलि का जो है महाभाष्य, और जो है पाणिनि का जो है क्या है? अष्टाध्यायी, जो व्याकरण से रिलेटेड क्या है? लिटरेचर है। पांचवा जो है ज्योतिष या ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन के लिए लब्ध मुनि कौन की रचना? वेदांग ज्योतिष प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन से मुनि है यह? लब्ध मुनि। याद रखिएगा, इन्होंने ज्योतिष के ऊपर रचना की, प्राचीनतम रचना है। ठीक है। कल्प, यह सूत्र शैली है, इसका एक भाग जो है शल्व सूत्र ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है। शल्व सूत्र जो है वो क्या है? वह ज्यामिति का जो है वह प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है। तो कल्प यह सूत्र शैली है, और इसका एक भाग जो है वह ज्यामिति की प्राचीनतम ग्रंथ से संबंधित है, जिसका नाम है शूल सूत्र। ठीक है। तो वेदांग शिक्षा, वेदांग के 6 भाग होते हैं, शिक्षा, छंद, निरुक्त, भाषा शास्त्र है जिसकी रचना किसने की? यास्क ने की। व्याकरण, ज्योतिष और कल्प, इसको याद रखिएगा, वेदांग के यह 6 भाग हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है। ठीक, तो इसको मैं और देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं इसको। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। क्या है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है और छंद है। शिक्षा, वेदों के स्वरों को शुद्ध उच्चारण के लिए इसकी रचना की गई है, इसे वेद की नासिका कहा जाता है। वेद मंत्रों को उच्चारण करने की विधि बताई गई है। कल्प, ये सूत्र हैं, इसके 3 है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। व्याकरण, व्याकरण के को वेदों का मुख कहा जाता है। नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि के नियम बताए गए हैं। ठीक है। निरुक्त की रचना यास के द्वारा की गई, इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति की जानकारी मिलती है, भाषा शास्त्र से इसका संदर्भ है। छंद का वेदों का पैर माना जाता है। वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्ठप, जगती, बृहदि आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उस्किक और छंदों की रचना का ज्ञान
छंद शास्त्र से होता है। ज्योतिष का वेदों का नेत्र कहा जाता है। इसमें वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय का ज्ञान होता है। ठीक है। यहाँ ज्योतिष को मतलब वेदांग ज्योतिष से है। ठीक है। और ज्योतिष किसका है? लग्ध मुनि का ज्योतिष जो है, उसको आप देखिएगा कौन सा मुनि ने ज्योतिष, लग्ध मुनि का। ठीक है। तो अब देखते हैं पुराण। पुराणों की संख्या जो है 18 है। सबसे पुराना पुराण जो है मत्स्य पुराण है। अंतिम संकलन पुराणों का जो है वह गुप्ता पीरियड में किया गया। पुराण को पांचवा वेद कहा जाता है। महाकाव्य, भारत के संदर्भ में महाकाव्य में दो हैं। एक महाभारत है, दूसरा क्या है? रामायण है, जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। और महाकाव्य की रचना जो है वेद व्यास ने किया था। ठीक है। इसको पहले जो इसका नाम जय संहिता था, बाद में श्लोकों की संख्या लगभग लगभग 1 लाख हो गई, तो इसका नाम जो है वो क्या हो गया? महाभारत हो गया। यह द्वापर युग के पांडवों और कौरवों की कहानी है। क्लियर चीजें। और वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है वह त्रेता युग की घटना है। ठीक है। ये इस संदर्भ में हो गया। दक्षिण भारत में आर्यों का सभ्यता का प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाता है? अगस्त्य मुनि को जाता है। ठीक है। धर्मशास्त्र काल के समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। ठीक है। कैकेय के शासक थे, इसका नाम, राजा का नाम क्या था? अश्वपति था। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आप लोगों को तथ्य दे दिया। ठीक है। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा? आज की क्लास में आपने पढ़ा है ऋग्वेदिक परेड। ठीक है। दूसरा पोस्ट ऋग्वेदिक परेड। और दोनों के संदर्भ में आपने क्या क्या देखा? भौगोलिक स्थिति, ठीक है, राजनीतिक स्थिति, और, और सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ठीक है, और और उनके धार्मिक जीवन को आपने देखा। क्या देखा? इन चीजों के अंतर्गत हमने क्या किया? इस दोनों ही ऋग्वेद और पोस्ट ऋग्वेदा को पढ़ा। और लास्ट क्लास जो है हमने वैदिक साहित्य के ऊपर में आपका लिया। ठीक है। और इस संदर्भ में जो है पूरा जो है वैदिक लिटरेचर के संदर्भ में जो है क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा कोड जो है UGM10 है। और जल्द से जल्द क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए। ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। और जल्द ही आप लोगों के लिए जो है मैं पॉलिटी में मैराथन क्लास ला रहा हूँ। और लेकिन यह हिस्ट्री का सिलसिला जो है यह चलता रहेगा। इस मंथ जो है आप लोगों को मैं पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और मैराथन क्लास लूंगा कॉन्स्टिट्यूशन की। और उसको आप रिवीजन क्लास समझिएगा। और मेरे साथ जो है 9 घंटों में जो है आप क्या करेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को आप खत्म करेंगे। क्लियर चीज है ये। ठीक है। मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। UGM10 मेरा कोड है। जल्द से जल्द आप लोग इसमें एडमिशन लीजिए।